ठीक है। मैं ये वाली जो क्लास है, इस वाली क्लास को उस तरीके से लेकर के चल रहा हूँ कि ये एक फाउंडेशन क्लास भी हो जाएगी और जिनकी पहली क्लास छूटी है जो है वो भी इसे क्लियर कर लेंगे। देखो सामान्य तौर पे जितनी क्लासें अभी हुई हैं उसमें मैंने आपको बताया था क्लियर कि मुख्यतः ये वाला जो क्षेत्र था गढ़वाल वाला, इसमें जिस वंश का उदय हुआ था उस वंश का नाम था परमार वंश, और जो कुमाऊं वाला क्षेत्र था उसमें जिस वंश का उदय हुआ वो वंश था चंद वंश। उससे पहले का इतिहास हम लोगों ने देख लिया था क्या क्या था। तो स्थिति क्या थी वो समझिए। ये ठीक है, ये उत्तराखंड हो गया, ये उत्तराखंड हो गया। तो उत्तराखंड में ये तो पता ही है, ये वाला क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र कौन सा है, कुमाऊं। ये है कुमाऊं क्षेत्र। अब देखिए मैंने आपको चंदवंश करवाया था, तो मैं पहले से चीज़ें लेकर के चल रहा हूँ और पूरी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ कैसे क्या रहा है और क्या क्या चीज़ें कैसे थी। तो स्थिति क्या थी, कुमाऊं में मैंने आपको एक वंश पढ़ाया था जिसका नाम था कार्तिकेयपुर राजवंश। याद करो, कार्तिकेयपुर राजवंश याद आ रहा है? कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में याद आ रहा होगा। और फिर मैंने कार्तिकेयपुर राजवंश में कुछ परिवार पढ़ाए थे, मुख्यतः 3 परिवार पढ़ाए थे, बसंत देव का परिवार, निम्बर का परिवार और सोलणादित्य का परिवार। तो जिस समय यहाँ पर कार्तिकेयपुर राजवंश था कुमाऊं वाले क्षेत्र में, उस समय चमोली वाले क्षेत्र में, चमोली कह रहा हूँ, इस गढ़वाल वाले क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के गढ़ हुआ करते थे। गढ़ का मतलब है किले हुआ करते थे। यानी एक तरीके से आप मान लो कि छोटी छोटी रियासतें उस समय पर मौजूद थीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे एक किला हो गया, कुछ पब्लिक हो गई, कुछ सेना हो गई, तो इस तरीके से कुछ गढ़ हुआ करते थे, गढ़। और इनकी संख्या लगभग गढ़वाल में 52 थी। यानी कितने गढ़ हुआ करते थे? 52 गढ़ हुआ करते थे। तो 52 गढ़ जो है वो गढ़वाल वाले क्षेत्र में जो है वो आपके मौजूद थे। और मैंने बताया कि इनका एक अलग महत्व था सबका। और इसमें सबसे प्रमुख गढ़ जो था, इन 52 गढ़ों में जो सबसे प्रमुख गढ़ था उसका नाम था चांदपुर गढ़। ये सबसे फेमस गढ़ था। यानी आप ऐसे कह सकते हो कि सबसे छोटी और प्रमुख रियासत जो थी, सबसे छोटी नहीं, मैं कहूँगा सबसे प्रमुख रियासत जो थी वो चांदपुर गढ़ थी। तो 52 गढ़ थे पूरे गढ़वाल वाले क्षेत्र में, सबसे प्रमुख चांदपुर गढ़ थी। और कहते हैं कि ये जो चांदपुर गढ़ थी यही आगे चल कर के यहीं पर जो है वो किस वंश की स्थापना हुई? इसी पर स्थापना हुई आपकी परमार वंश की। अब ये हुआ कैसे? कहा जाता है कि यहाँ पर जो ये चांदपुर गढ़ था, यहाँ पर जो मतलब अधिकार था वो अधिकार था एक व्यक्ति का जिसका नाम था सोनपाल। नाम सुना है ये? सोनपाल, या इसका एक नाम और भी मिलता है और वो मिलता है भानुगुप्त। सुना है या नहीं सुना है? नहीं सुना है। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो शासन था वो भानुगुप्त का था, मेनली जिसका नाम था सोनपाल। और कहते हैं कि इसकी एक पुत्री थी और इसने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो एक व्यक्ति से कराया और उसका नाम था कनकपाल। यानी कनकपाल नाम के व्यक्ति से इसने अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। और जो ये चांदपुर गढ़ था, यानी जो ये प्रमुख एक गढ़ था चांदपुर गढ़, ये गढ़ जो है वो किसको दे दिया? कनकपाल को दे दिया। और इसी कनकपाल ने यहीं चांदपुर गढ़ पर किसकी नींव रखी? परमार वंश की नींव रखी। तो फाइनली अगर आपसे पूछा जाए कि परमार वंश का संस्थापक कौन था, तो संस्थापक था कनकपाल। तो चांदपुर गढ़ जो था वहाँ पर किसकी नींव रखी गई? परमार वंश की नींव रखी गई। और कहते हैं कि ये जो कनकपाल था ये राजपूत था। मतलब ये लोग जो थे वो कहा जाता है कि ये लोग राजपूत थे और ये यहाँ से थे नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो था ये गुर्जरा क्षेत्र से थे। बेसिकली इनका क्षेत्र कहीं ना कहीं या तो गुजरात वाला क्षेत्र था या मालवा वाला क्षेत्र था। यानी ये गुजरात या मालवा वाले क्षेत्र से जो है ये संबंध रखते थे, ऐसा माना गया। और
देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि शायद आपको पता हो कि जो राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है ना, इनकी उत्पत्ति क्षेत्र जो माना गया है वो माना गया है माउंट आबू। आपने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा। पृथ्वीराज चौहान के समय थे आपके चंद्रवरदाई, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो में उन्होंने बताया कि जो माउंट आबू था, माउंट आबू से राजपूतों के 4 कुल की स्थापना हुई, यानी राजपूतों के 4 कुलों का उदय हुआ, जिसमें एक चौहान थे, एक चालुक्य थे, एक परमार थे और एक गुज्जर थे। तो चौहान हो गए, गुज्जर हो गए, चालुक्य हो गए और एक परमार हो गए। तो कहा जाता है कि ये जिन राजपूतों का उदय माउंट आबू में हुआ था, कहीं ना कहीं ये वही परमार थे। और माउंट आबू से नीचे एक प्रमुख शहर है राजपूतों का, जिसका नाम जो है वो चांदपुरी है। और वो चांदपुरी फेमस है इस चीज़ के लिए, शायद हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं कनकवाल ये उसी क्षेत्र से संबंधित थे, और वहाँ से होकर के ये यहाँ आए। यहाँ इनका विवाह हो गया सोनपाल की पुत्री के साथ, और जब इन्हें ये क्षेत्र मिला, ये जो गढ़ मिला जिसका नाम चांदपुर गढ़ था, जब ये वाला गढ़ मिला तो इन्होंने उसी राजपूत नगरी के नाम पर इस गढ़ का नाम जो है वो चांदपुर गढ़ रख दिया, ऐसा भी कहा जाता है। खैर जो भी था, फिलहाल ये ध्यान रखिएगा कि गढ़वाल वाले क्षेत्र में जो है वो किसका उदय हो गया आपका, ये उदय हो गया आपका परमार वंश का। अब देखिए जो परमार वंश है इसमें बहुत सारे शासक रहे हैं, यानी लगभग 60 के आसपास शासक जो हैं वो इसमें रहे हैं। अब इनके शासकों को हम कैसे बांटते हैं उस पर मैं थोड़ी सी बात आप लोगों से कर लेता हूँ। तो ये तो समझ में आ गया होगा ना कैसे कैसे उदय हुआ। तो अब बात हम करते हैं परमार वंश के बारे में। परमार वंश, तो परमार वंश को मैं 3 भागों में बांट सकता हूँ। अच्छा, उदय कब से हुआ परमार वंश का? जो ये नींव रखी थी कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में परमार वंश की, ये 888 ईस्वी की बात है, 888 एडी। यानी ये जो स्थापना हुई है परमार वंश की, ये 888 एडी में हुई है, 888 एडी। तो 888 एडी से ये शुरुआत हो गई, और उसके बाद ये जो परमार वंश है ये कहीं ना कहीं चलता रहा, और ये 1949 तक चला है। यानी 888 ईस्वी से लेकर के, और ये कहाँ तक चला है आपका, 1949 ईस्वी तक चला है। तो कैसे कैसे रहा? सबसे पहला वाला ये काल रहा आपका 888 से लेकर के और 15वीं शताब्दी तक का समय रहा है, मेनली जब अजयपाल शासक बना। इसे बहु अराजकता का काल कहा जाता है। तो ये मैं कह सकता हूँ 9वीं शताब्दी से, या ऐसे लिख देता हूँ 9वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। इसे कहा जाता है बहु अराजकता का काल, बहु अराजकता का काल, बहु अराजकता का काल। ठीक है, ये वाला टाइम पीरियड रहा है 9वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक का टाइम पीरियड, बहु अराजकता का काल। रीजन क्या था अराजकता का कारण? इस समय पर 52 गढ़ों में संघर्ष चलता था, 52 गढ़ों में संघर्ष विद्यमान था, इसलिए बहु अराजकता का काल कहा जा रहा है। इसे विद्यमान था, विद्यमान था। ठीक है, इसलिए आपस में लड़ते रहते थे इधर से इधर। अच्छा, इसमें पहला शासक तो आप जानते ही हैं कौन होगा। पहला शासक, फर्स्ट शासक कौन था? कनकपाल था, कनकपाल। इन शासकों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमारे पास नहीं है, इनके स्रोत बहुत सारे नहीं हैं। हाँ, कुछ नाम मिल जाते हैं शासकों में। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हम बात करें तो एक नाम मिल जाता है लखनपाल, एक नाम मिल जाता है जगतपाल।
इनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ स्रोत नहीं है इन शासकों के बारे में। लगभग इस टाइम पीरियड में जो शासक रहे हैं लगभग 36 शासक रहे हैं। लगभग इस वाले टाइम पीरियड में 36 शासक रहे हैं। आप सोचिए इतने शासक रहे हैं और इनके बारे में बहुत ज़्यादा स्रोत नहीं है। हाँ, मैं कह सकता हूँ कुछ शासकों में, जैसे लखनपाल ऐसा शासक है जिसकी हमें सबसे पहली करेंसी दिखाई देती है, यानी मुद्रा हमें दिखाई देती है कि परमार वंश के किसी शासक ने मुद्रा चलाई है, मुद्रा का संचालन किया है उसने, ठीक है, तो वो हमें लखनपाल दिखाई देता है। किसी शासक के अभिलेख के बारे में जानकारी मिल रही है, वो पहला शासक जगतपाल दिखाई देता है। ये बातें मैं आपको खैर लिखवा दूंगा अगर होगा, लेकिन अभी समझिए आपको परमार वंश को कैसे कैसे। तो इनमें तो हमें कोई शासक पढ़ना नहीं है, यानी आप मान लो इनमें तो हमें एक शासक नहीं पढ़ना और ना इससे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आना है, क्योंकि जानकारी के स्रोत है ही नहीं। इसके बाद में 15वीं शताब्दी, 9वीं मतलब 15वीं शताब्दी के बाद में जो अगला काल आता है, ये काल इंपॉर्टेंट है। इसे कहा जाता है श्रीनगर कालखंड। क्यों कह रहे हैं श्रीनगर कालखंड? सिंपल सी बात है, राजधानी क्या हो गई होगी, यानी चांदपुरगढ़ से राजधानी कहाँ आ गई होगी? श्रीनगर राजधानी आ गई होगी। और इसका जो टाइम पीरियड रहा है, इसका जो काल है, ये आप लगाओ 15वीं शताब्दी से लेकर के, और ये घटना चलेगी आपकी 1804 तक। ये आएगा 1804 तक। फाइनली इस घटना में क्या हुआ देखो, इसमें जो शासक है ये अजयपाल से शुरुआत हो गई। अजयपाल से, ये प्रमुख शासक अजयपाल था। अजयपाल से गोरखा राज्य तक, गोरखा राज्य तक। ठीक है, अब देखो अजयपाल जो है वो सबसे प्रतापी शासक था परमार वंश का। क्यों था ऐसा? रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि 52 गढ़ों को जीतने वाला पहला शासक जो था वो अजयपाल था, जिसने 52 गढ़ों को जीत लिया था, 52 किलों को जीत लिया था। तो पहले संघर्ष चल रहे थे, वहू अराजकता का काल था, और ये 52 जो है वो गढ़ हुआ करते थे, आपस में संघर्ष रहता था। लेकिन हुआ क्या, इसने क्या करा, इसने राजधानी को चेंज किया, चांदपुरगढ़ से राजधानी श्रीनगर लेकर के आया। और दूसरी बात इसने क्या किया, इसने 52 गढ़ों को जीत लिया, सब पर अधिकार कर लिया। तो एक विस्तृत परमार वंश के साम्राज्य की स्थापना जो है वो अजयपाल ने करी है। और फाइनली 15वीं शताब्दी से लेकर के फिर अजयपाल के बाद कई सारे शासक हुए। अजयपाल हुआ, उसके पास और कई सारे शासक हुए, कल्याणपाल हुआ, विजयपाल हुआ, सहजपाल हुआ, बहुत सारे शासक हुए। फाइनली आगे चलते गए और 1804 में जो शासक था वो था प्रद्युमन शाह। यहां का जो शासक था वो था प्रद्युमन शाह। और फाइनली होगा क्या, होगा ये कि जो प्रद्युमन शाह है ये हार जाता है किससे? गोरखाओं से। ये गोरखाओं से पराजित हो जाता है। और जब ये गोरखाओं से पराजित हो जाए, आपको पता है, याद आ रहा है प्रद्युमन शाह? थोड़ा सा अगर याद करोगे तो आपको याद आएगा कि कुमाऊं की स्थिति बड़ी खराब चल रही थी, और उस समय पर गढ़वाल के एक शासक को आमंत्रित किया गया कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए। और वो आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? हर्षदेव जोशी। और किसे किया था? ललित शाह को। और जब उसने जीत लिया तो उसने अपने पुत्र प्रद्युमन शाह को दे दिया कुमाऊं, और जयकृत शाह को दे दिया गढ़वाल। और जयकृत शाह के बाद प्रद्युमन शाह कहाँ का शासक बन गया? गढ़वाल का। और उसने छोड़ दिया कुमाऊं को। और फिर कुमाऊं में आपको पता है अंतिम शासक महेंद्र चंद्र बैठा गद्दी पर, 1790 में गोरखाओं ने उससे वो जीत लिया।
और ये प्रद्युमन शाह जो है ये गढ़वाल पर रहता रहा, और फाइनली गोरखा आगे बढ़े और फिर वो लड़े प्रद्युमन शाह से, और 4 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, और इसमें अंतिम लड़ाई थी 1804 की लड़ाई, और इस लड़ाई में प्रद्युमन शाह गोरखाओं से हार गया, फाइनली मर गया। और जब ये मरा तो 1804 के बाद में गढ़वाल वाले क्षेत्र पे गोरखाओं का आधिपत्य हो गया, और इस तरीके से ये वाला कालखंड समाप्त हो गया जो 15वीं शताब्दी से लेकर के 1804 तक चला है, ये समाप्त हो गया। तो इसके शासक हमें पढ़ने हैं, यहाँ के जो शासक है ना, ये शासक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें ये वाले शासक पढ़ने हैं। कहाँ से लेकर के? अजयपाल से लेकर के कहाँ तक? प्रद्युमन शाह तक। अजयपाल से लेकर के कहाँ तक पढ़ना है? प्रद्युमन शाह तक पढ़ना है। अजयपाल से लेकर के प्रद्युमन शाह तक के शासक हमें पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा कालखंड आता है दोबारा से, अब तो खत्म हो गए ना, परमार वंश तो खत्म हो गया। तो होता क्या है कि आपको पता है 1804 में जब ये प्रद्युमन शाह पराजित हो जाता है, हार जाता है मतलब, और गोरखाओं के पास सत्ता चली जाती है, तो प्रद्युमन शाह का जो उत्तराधिकारी था सुदर्शन शाह, वो अंग्रेजों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें ये क्षेत्र वापस दिलवा दो। तब अंग्रेज ठीक है वादा कर लेते हैं, और अंग्रेज फिर गोरखाओं से लड़ेंगे, और लड़ने के बाद उनसे क्षेत्र को वापस लेंगे, और फिर फाइनली सुदर्शन शाह को कह देंगे कि लो ये तुम्हारा राज्य है, लेकिन पूरा राज्य वो नहीं देंगे, छोटा सा राज्य उसमें देते हैं जिसे टिहरी रियासत के नाम से जाना जाता है। यानी अगला जो काल है, तीसरा काल, वो है टिहरी रियासत। टिहरी रियासत, टिहरी रियासत। टाइम पीरियड शुरू होगा 1815 से, मान लो, ठीक है, 1815 से 1949 तक, ठीक है। और शासक कौन होगा पहला इस टिहरी रियासत का? कौन? तो क्या नाम था? सुदर्शन शाह। मैं सुरेंद्र शाह लिख रहा था। सुदर्शन शाह से लेकर के और कहां तक? अगर लास्ट शासक कौन होगा? मानवेंद्र शाह। तो यहां से आपसे कई क्वेश्चन पूछता है वो। परमार वंश का पहला शासक कौन था? कनकपाल। 52 गढ़ों को जीतने वाला? अजयपाल। टिहरी रियासत का पहला शासक? सुदर्शन शाह। टिहरी रियासत का अंतिम शासक? मानवेंद्र शाह। इसी बीच जब आप टिहरी रियासत पढ़ते हैं तो इसी समय पर आपको पढ़ना होता है अंग्रेजों का काल, क्योंकि अंग्रेजों ने फिर उत्तराखंड के 2 भाग कर दिए ना, एक तो अपने अधीन रख लिया और एक टिहरी रियासत हो गया। तो इसलिए हमें यह है, तो हमें जो अब पढ़ना है, हमें जो देखना है वो देखना है हमें यहाँ से, क्योंकि वहाँ कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। हमें जो पढ़ना है वो शासक यहाँ से पढ़ना है, अजयपाल से प्रद्युमन शाह तक। तो एक फेज़ ये मैं आपको कराता हूँ, ठीक है, और फिर एक ये कराना है। तो टिहरी रियासत खत्म हो जाएगी और ये खत्म हो जाएगा। फिर अलग से पढ़ लेंगे हम गोरखा और अंग्रेज। गोरखा काल कौन सा वाला है? 1804 से लेकर के 1814 तक गोरखा रहे हैं, बस ज़्यादा लंबा टाइम उनका है नहीं। 10 साल शासन गोरखाओं ने किया है उसको। और फिर अंग्रेजों का काल वो पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों का काल कब से रहा? सेम वही, उन्होंने जीत ली, वहाँ से उनसे ले लिया संगोली की संधि से। तो 1814 से लेकर के और 1947 तक हमें पढ़ने हैं अंग्रेज। तो वो थोड़ा टाइम पीरियड देखना है, फिर लगभग हिस्ट्री जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो हाँ, ये जब टिहरी रियासत, ये परमार वंश के ही तो हैं, तभी तो मैंने यहाँ परमार वंश, प्रद्युमन शाह का ही तो पुत्र है सुदर्शन शाह। ये शाह जो लगाते थे, शाह इन्होंने लगाना शुरू कर दिया। शाह लगाने वाला पहला शासक जो था वो कल्याण शाह था, ठीक है। कल्याण शाह जो अजयपाल के बाद में पहला शाह लगाने वाला शासक कल्याण शाह था। और अगर उस साक्ष्यों के आधार पे देखें तो पहला शासक जिसने शाह लगाया है वो है बलभद्र शाह। बलभद्र शाह, हाँ। तो शाह लोग, ये लोग लगाते थे शाह नाम के आगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है कई बार। तो ये वाला मासरा है, ठीक है। तो मैं इसे ये बताओ, इसको जो है आपको कुछ लिखवाने की ज़रूरत है इसमें?
थोड़ा बहुत हल्का बहुत लिखवा दूं, 1 2 3 लाइनें, कोई उत्तराखंड है, ठीक है, लिखना इसको। लिखना इसमें, मैं शॉर्ट में लिखवा दे रहा हूं। लिखना, जिस समय कुमाऊं में कार्तिकेयपुर राजवंश का उदय हुआ, जिस समय कुमाऊं में कार्तिकेयपुर राजवंश का उदय हुआ, जिस समय कुमाऊं में कार्तिकेयपुर राजवंश का उदय हुआ, उदय हुआ, लिखना, उस समय गढ़वाल में, गढ़वाल में परमार वंश का उदय हुआ, परमार वंश का उदय हुआ, परमार वंश का उदय हुआ। लिखना, इनकी, इनकी मतलब परमार वंश की, इनकी प्रारंभिक राजधानी चांदपुरगढ़ थी, चांदपुरगढ़ थी, चांदपुरगढ़ थी। और इस वंश का संस्थापक कनकपाल को माना जाता है, और इस वंश का संस्थापक कनकपाल को माना जाता है, कनकपाल को माना जाता है, कनकपाल को माना जाता है। नए पैराग्राफ से लिखेगा, लेकिन कहा जाता है कि, कहा जाता है कि, कहा जाता है कि गढ़वाल में 52 गढ़ मौजूद थे, 52 गढ़ मौजूद थे, 52 गढ़ मौजूद थे, 52 गढ़ मौजूद थे। गढ़ों के कारण ही इसे गढ़वाल कहा गया। गढ़वाल कहा गया, जिसमें सबसे प्रमुख गढ़, जिसमें सबसे प्रमुख गढ़, जिसमें सबसे प्रमुख गढ़ चांदपुरगढ़ था, चांदपुरगढ़ था। चांदपुरगढ़ था, और यहाँ का राजा सोनपाल था, सोनपाल था, और यहाँ का राजा सोनपाल था। और इसने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से कराया था। यहाँ का राजा सोनपाल था, सोनपाल था, और इसने अपनी पुत्री का विवाह, इसने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से कराया था। कनकपाल से कराया था। लिखना, इनकी कुलदेवी राज राजेश्वरी थी, राज राजेश्वरी थी। ठीक है, लिखना, परमार वंश के शासन को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। तीन भागों में बांटकर देखा जा सकता है।
परमार वंश के शासन को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है। पहला लिखना, कनकपाल से अजयपाल तक का कालखंड। कनकपाल से अजयपाल तक का कालखंड। कनकपाल से अजयपाल तक का कालखंड। कनकपाल से अजयपाल तक का कालखंड लिखना। इस समय 52 गढ़ों में संघर्ष विद्यमान था। 52 गढ़ों, गढ़ 52 गढ़ों में संघर्ष विद्यमान था। जिस कारण इसे बहु अराजकता का काल कहा जाता है। जिस कारण इसे बहु अराजकता का काल कहा जाता है। बहु अराजकता का काल कहा जाता है। बहु अराजकता का काल कहा जाता है लिखना। और अंततः अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीतकर इस काल का अंत किया। 52 गढ़ों को जीतकर इस काल का अंत किया। इस काल का अंत किया। इस काल का अंत किया। काल का अंत किया लिखना। इस काल के शासकों के बारे में ज्यादा स्रोत उपलब्ध नहीं है। इस काल के शासकों के बारे में ज्यादा स्रोत उपलब्ध नहीं है। नहीं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा। अजयपाल से प्रद्युमन शाह तक का कालखंड है। दूसरा कालखंड है अजयपाल से प्रद्युमन शाह तक का कालखंड। लिखना। इस खंड का प्रमुख शासक अजयपाल था। अजयपाल था लिखना। और 1804 में गोरखाओं ने प्रद्युमन शाह को पराजित कर गढ़वाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। गढ़वाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो पहला शासक हेडिंग डाल देना अजयपाल। ठीक है, अजयपाल है। इसके बारे में मैं कल पढ़ाऊंगा। ये बिट क्लास बंद कर देना।